अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कर्नल फरीदी एक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा हुआ था। इसके सामने क्रूज कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। कर्नल फरीदी को सांतो क्लब के इस हिस्से में पहुंचने में कोई खास दुश्वारी ना हुई थी जिस हिस्से में क्रूज का ऑफिस था। एक वेटर ने भारी रकम वसूल करके इन्हें ना सिर्फ इस हिस्से के बारे में तमाम तफसील बता दी थी बल्कि वहां आने जाने के खुफिया रास्ते की निशानदेही भी कर दी थी जो सांतो क्लब के हुक्म में एक गली में था। और फिर कैप्टन हमीद इस वेटर को दरवाजे की निशानदेही के लिए साथ ले आया और कर्नल फरीदी के इशारे पर इस वेटर की गर्दन तोड़ दी गई और इसकी लाश को गाड़ी में पड़े हुए बड़े बड़े ड्रमों के हुक्म में डाल दिया गया। इस ऑफिस नुमा हिस्से में सिर्फ 2 आदमी इनसे टकराए थे और ये दोनों मारे गए थे। अलबत्ता एक आदमी के मरने से पहले कर्नल फरीदी ने इससे क्रूज के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी, इसलिए वो इसके ऑफिस में पहुंच गया। वहाँ एक लड़की भी मौजूद थी। फिर क्रूज ने जेब में हाथ डालने की कोशिश की तो कर्नल फरीदी ने इस पर फायर खोल दिया था, लेकिन चूंकि वो इससे पूछगछ करना चाहता था इसलिए गोलियों ने इसका कान उड़ा दिया था। अलबत्ता इसके पीछे खड़ी लड़की ने मुड़कर भागने की कोशिश की थी, इसलिए कर्नल फरीदी ने इसे वैसे ही गोली मार दी थी। फिर कर्नल हमीद ने मलिका के साथ मिलकर इस सारे हिस्से को कंट्रोल कर लिया। क्लब से आने वाले रास्ते को ब्लॉक करने के बाद कर्नल फरीदी के हुक्म पर क्रूज को कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांध दिया गया और कैप्टन हमीद ने इसे होश में लाने के लिए इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। क्योंकि कर्नल फरीदी ने इसके सर पर मशीन पिस्टल का दस्ता मारकर इसे बेहोश किया था, इसलिए तीसरे थप्पड़ पर क्रूज चीखता हुआ होश में आ गया। इसके कान से बहने वाला खून अब रुक चुका था। तुमने ये क्या कर दिया है? तुम यहाँ कैसे आ गए? क्रूज ने होश में आते ही चीखते हुए कहा। आहिस्ता बोलो वरना गोली दिल में उतार दूंगा, कर्नल फरीदी ने घुर्राते हुए कहा। तो क्रूज यकलख्त इस तरह सहम गया जैसे सांप की फुंकार पर चिड़ियाँ सहम जाती हैं। तुम्हारा नाम क्रूज है और तुम यहाँ क्वीन के नुमाइंदे हो? तुम क्या कह रहे हो कि क्वीन ने मिशन ख़त्म कर दिया है? कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। हाँ, इस बार क्रूज ने आहिस्ता लहजे में कहा और फिर इसने मैथ्यू के फ़ोन आने से लेकर सारी बात बता दी। इस लेबॉर्ट्री के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? अगर तुम सच सच बता दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को हला करते हुए मुझे कतन खुशी नहीं होती, कर्नल फरीदी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बल्कि बिल्कुल बता देता हूँ। तुम्हारे लहजे में न जाने क्या बात है कि मुझे लगता है कि मैं कोई बात छुपाना भी चाहूँ तो नहीं छुपा सकता, क्रूज ने अजीब से लहजे में कहा। इसकी सारी अकड़ फूंक कर्नल फरीदी की एक ही घिरकी से गायब हो गई थी और अब वो कोई सहमा हुआ सा बच्चा दिखाई दे रहा था। तकरीर मत करो, असल बात करो, मेरे पास फजूल वक्त नहीं है, कर्नल फरीदी ने सर्द लहजे में कहा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि किंग डेजर्ट में यहूदियों की 2 लेबॉर्ट्रियाँ हैं। इनका रास्ता नाशोल से शुमाल मगरब में वाक़ एक छोटे से टाउन क्रोश से होके जाता है। क्रोश टाउन का एक क्लब है जिसका नाम भी क्रोश क्लब है। इस क्लब का मालिक भी क्रोश है, लेकिन क्रोश इस क्लब में नहीं रहता। वो इस इलाके का सबसे बड़ा लॉर्ड है। पूरा क्रोश और इसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका इसकी मिल्कियत है। इसे वहाँ लॉर्ड क्रोश कहा जाता है। इसका महल जिसे क्रोश मेंशन कहा जाता है, वहाँ से इन लेबॉर्ट्रियों का रास्ता जाता है। बस मुझे इतना ही मालूम है, क्रूज ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम है ये सब कुछ? मैं दरअसल क्रोश का रहने वाला हूँ। लॉर्ड क्रोश के यहाँ मेरा बाप मुलाजिम था। फिर इसने एक बार लॉर्ड साहब के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर दी जिस पर इसे हलाक कर दिया गया। मेरी माँ और मुझे अलबत्ता वहीं रहने दिया। मैं इस वक्त 17-18 साल का था। मैंने लॉर्ड से इंतकाम लेने का सोचा और फिर इसका खास मुलाजिम मेरा दोस्त बन गया। इसने मुझे बताया कि लॉर्ड क्रोश दरअसल हुकूमत इसराइल का ख़ास आदमी है और यहाँ सहरा में यहूदियों ने 2 लेबॉर्ट्रियाँ बनाई हुई हैं जिनके रास्ते को छुपाने के लिए लॉर्ड साहब का महल बनाया गया है। इसने मुझे बताया कि लॉर्ड इतना बड़ा आदमी है कि वो चाहे तो हुकूमत क्रीमिया पर कब्जा कर ले। ये बातें सुनकर मैं खौफजदा हो गया और फिर मैं वहाँ से फ़रार होकर यहाँ आ गया और अब यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर हूँ, क्रूज ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम दोबारा कभी क्रोश गए हो? हाँ, बेशुमार बार गया हूँ। लॉर्ड से भी मिल चुका हूँ। लॉर्ड अब काफ़ी बूढ़ा हो गया है और वो मुझे पहचान नहीं सका। मैंने इसे यहाँ का पता बताकर सिर्फ इतना बताया है कि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। इसके अलावा मैंने इसे कुछ नहीं बताया और मैं अपने वालिद के इंतकाम को भी भूल चुका हूँ।
کیونکہ مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ میرے باپ نے دراصل لیبارٹری کے بارے میں کھلے عام بات کر دی تھی، اس لیے اسے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کروز نے جواب دیا، کیا تمہیں اس کا فون نمبر معلوم ہے؟ نہیں، میں فون سے الرجک ہوں، صرف فون سنتا ہوں، مجھے فون کی گھنٹی سے نفرت ہے، اس لیے میرے آفس میں کوئی فون نہیں۔ فون رچرڈ سنتا تھا، اس کو نمبر معلوم ہوگا۔ کروز نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیپٹن حمید سے کہو کارڈلیس فون لے آئے۔ کرنل فریدی نے ساتھ بیٹھی ہوئی ملکہ سے کہا، تو ملکہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس محل میں لارڈ کروش نے کس طرح کے حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے محل کے بڑے گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کمرے میں لارڈ صاحب سے ملاقات کی تھی۔ ویسے لارڈ صاحب اس کمرے میں ہی ملاقات کرتے ہیں، اس سے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، کروز نے جواب دیا۔ اسی لمحے ملکہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون پیس تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس نے اوبرائے ہوٹل میں اسٹارز کو ہلاک کیا تھا؟ کروز نے کہا۔ تو کرنل فریدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں؟ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کرنل فریدی نے کہا۔ ملکہ بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسٹارز کی شہرت ایسی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لڑکی ایسا کر سکتی ہے، جبکہ وہ پوری فورس کے قابو میں نہ آنے والی تھی۔ لیکن مجھے اطلاع اس وقت ملی جب میتھو مجھے بتا چکا تھا کہ کوئن کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اب یہ مشن ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس لڑکی کے خلاف میں پورے ٹاؤن کو سامنے لے آتا، کروز نے کہا۔ پھر پورے ٹاؤن کا وہی حشر ہوتا جو تمہارے اسٹارز کا ہوا ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ساتھ بیٹھی ہوئی ملکہ کے چہرے پر یک لخت مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اب تم بولو گے نہیں؟ کرنل فریدی نے کروز سے کہا اور پھر فون آن کر کے اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کروز ٹاؤن کا یہاں سے رابطہ نمبر دیں، کرنل فریدی نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ کرنل فریدی نے کال آف کی اور پھر انکوائری کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر کے اس نے آخر میں دوبارہ انکوائری کے بین الاقوامی نمبر پریس کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ لارڈ مینشن کا نمبر دیں۔ سوری سر، کروز میں سیٹلائٹ فونز ہے، لوکل ایکسچینج کا فون نمبر نہیں ہے، دوسری طرف سے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیٹلائٹ نمبر کہاں سے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ ناشول دارالحکومت سے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل فریدی نے کال آف کر کے دوبارہ مقامی انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی پہلی والی نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں سے دارالحکومت ناشول کا نمبر دیں، کرنل فریدی نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ کرنل فریدی نے ایک بار پھر کال آف کی اور پھر نمبر پریس کر کے اس نے انکوائری کا نمبر پریس کر دیا۔ یس، انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ سیٹلائٹ فون کا نمبر معلوم کرنا ہے، کیا آپ بتائیں گی یا کوئی اور ایجنسی بتائے گی؟ سیٹلائٹ انکوائری فون کریں، انکوائری آپریٹر نے کہا اور وہ ساتھ ہی نمبر بتا دیا۔ کرنل فریدی نے کال آف کر کے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سیٹلائٹ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ کروز ٹاؤن میں کروز مینشن کا نمبر دیں۔ سوری، یہ نمبر اسپیشل ہے اس لیے اسے اوپن نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف سے روکھے سے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا۔ تو کرنل فریدی نے کال آف کر کے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سیٹلائٹ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی جس نے نمبر اوپن نہ کرنے کا کہا تھا۔ چیف آفس سے کمانڈر رتھ مین بات کر رہا ہوں، کرنل فریدی نے لہجہ اور آواز بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بولنے والی کا لہجہ یکلخت مدبانہ ہو گیا، کیونکہ اکیڈمیا میں چیف آفس ملٹری ہیڈ کوارٹر کو کہا جاتا تھا۔ لارڈ کروش کا فون نمبر دیں تاکہ ان سے جنرل صاحب بات کر سکیں، کرنل فریدی نے کہا تو دوسری طرف سے فوراً نمبر بتا دیا گیا اور کرنل فریدی نے کال آف کر دی۔ کروز ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا، البتہ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کرنل فریدی نے انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ چیف آفس سے جنرل رتھ مین بول رہا ہوں، کرنل فریدی نے بڑے باروب لہجے میں کہا۔ جنرل رتھ مین، کیا آپ چیف آفس میں اب تعینات ہوئے ہیں؟ لارڈ کروش، مجھے ایکریمین پریزیڈنٹ نے خصوصی طور پر یہاں تعینات کیا ہے، کرنل فریدی نے لہجے کو مزید سرد کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ حکومت کو مسلسل اطلاعات مل رہی ہیں کہ مسلم ممالک کی سیکرٹ ایجنسیاں کنگ ڈیزرٹ میں آپریشن کرنے کے لیے حرکت میں ہیں اور وہ کسی بھی لمحے کنگ ڈیزرٹ پہنچ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کنگ ڈیزرٹ میں تو صرف صحرائی لومڑیوں کا شکار کھیلا جاتا ہے اور ان دنوں ان کا سیزن بھی آف ہے، اس لیے غیر ملکی ایجنسیوں کا کیا تعلق جناب؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ لیکن کرنل فریدی نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ لارڈ کروش دانستہ بات کو چھپا رہا ہے اور وہ اس کی وجہ بھی سمجھ گیا۔
कि चूँकि लेबॉर्ट्रियाँ प्राइवेट तंजीम की थीं, इसलिए इसे हुकूमत क्रीमिया के नोटिस में नहीं लाया जा सकता था। आप हुकूमत से दांस्ता मामलात को छुपा रहे हैं, और आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है, जबकि हुकूमत को इल्म है कि यहाँ 2 साइंसी लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं जिनके रास्ते आपके मेंशन से जाते हैं। कर्नल फरीदी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, सॉरी सर, आपको किसी ने गलत इतला दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लॉर्ड क्रोच ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन इसके लहजे का खोखलापन नुमाया था। ओके, कर्नल फरीदी ने कहा, और उसके साथ ही इसने राब्ता काट दिया। वो लोग आसानी से कैसे मान सकते हैं जनाब, क्रूज ने कहा। इसको शायद यही ख्याल आया था कि कहीं कर्नल फरीदी इसे झूठा ना समझ ले, लेकिन कर्नल फरीदी लॉर्ड क्रूज के लहजे से ही समझ गया था कि क्रूज ने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है। हाँ ठीक है, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया और उठकर खड़ा हो गया। इसके उठते ही मलिका भी उठकर खड़ी हो गई। यहाँ से क्रूज टाउन जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? एक ही सड़क जाती है, बहुत तवील फासला है, पूरे डेजर्ट की साइड से गुजर कर वहाँ जाना पड़ता है। 700-750 किलोमीटर का फासला है, क्रूज ने जवाब देते हुए कहा। क्या यहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विस भी है? नहीं जनाब, क्रूज ने कहा, और इसके साथ ही इसने आंखें झुका लीं। क्या तुम्हारा ज़ाती हेलीकॉप्टर है? नहीं जनाब, मेरे पास इतनी दौलत कहाँ, क्रूज ने जवाब दिया। लेकिन इस बार कर्नल फरीदी इसके लहजे से ही समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी बचा लोगे? वो मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, क्रूज ने हकलाते हुए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे झूठ से नफरत है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने का फैसला कर चुका था, लेकिन अब नहीं, कर्नल फरीदी ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, और दूसरे ही लम्हे इसका हाथ कोट की जेब से बाहर आया, और फिर रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही बंधे हुए क्रूज के हलक से सिर्फ हल्की सी चीख ही निकल सकी, और इसकी आंखें बेनूर होती चली गईं। सब कुछ बताने के बाद ये मामूली बात क्यों छुपा रहा था? मलिका ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो नहीं चाहता था कि इसका हेलीकॉप्टर मार्क हो जाए, क्योंकि लॉर्ड क्रोच इसे जानता था और इसने यहीं रहना था। कर्नल फरीदी ने कहा तो मलिका ने इस बात में सर हिला दिया। अब हमने क्रूज जाना है, मलिका ने कहा, और कर्नल फरीदी के पीछे बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हाँ, हेलीकॉप्टर यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। अब हम असल टारगेट के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए अब तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया। लेकिन लेबॉर्ट्रियों की निशानदही के लिए असलहा कहाँ से आएगा? मलिका ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। हम पहले नाशुल जाएंगे और फिर वहाँ से क्रूज टाउन, कर्नल फरीदी ने जवाब दिया तो मलिका ने इस बात में सर हिला दिया। लॉर्ड क्रूज बूढ़ा आदमी था, लेकिन बूढ़ा होने के बावजूद न सिर्फ इसकी जिस्मानी सेहत भी हद शानदार थी, बल्कि इसके जिस्म में जवानों जैसी चुस्ती भी थी। वो एक बड़े कमरे में फ़ोन के सामने बैठा हुआ था और इसकी नज़रें फ़ोन पर जमी हुई थीं। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे इसे किसी भी लम्हे फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार हो, और फिर वाकई चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी, तो इसने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड क्रूज ने अपने मखसूस तहकुमाना लहजे में कहा। लॉर्ड साहब, आपको जो कॉल की गई है वो चीफ ऑफिस से नहीं, बल्कि अल्बाना के सांतो क्लब से की गई है, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया तो लॉर्ड क्रूज बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या ये बात हतमी है? लॉर्ड क्रूज ने तेज लहजे में कहा। यस सर। ओके, लॉर्ड क्रूज ने कहा, और इसके साथ ही इसने कैंडल दबाया और फिर यक के बाद एक इसने 3 बटन प्रेस कर दिए। यस लॉर्ड, इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा गया। अल्बाना के सांतो क्लब के रेड क्रूज से मेरी बात कराओ, लॉर्ड क्रूज ने इंतहाई रहमाना लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। ये कौन लोग होते हैं? लॉर्ड क्रूज ने होठ चबाते हुए कहा, और फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो लॉर्ड क्रूज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मार्जर बोल रहा हूँ जनाब। अल्बाना के सांतो क्लब के रेड क्रूज को इसके ऑफिस के मखसूस हिस्से में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। इसकी लाश कुर्सियों पर रस्सियों से बंधी हुई मिली है, और इसके वहाँ मौजूद तमाम अफराद की लाशें भी वहाँ से मिली हैं। और जनाब ये भी बताया गया है कि रेड क्रूज के ज़ाती हेलीकॉप्टर को नाशोल की तरफ परवाज़ करते हुए देखा गया है। ओह वेरी बैड, तुम ऐसा करो कि नाशोल में मेरी बात कराउन से कराओ फ़ौरन, लॉर्ड क्रूज ने तेज़ लहजे में कहा, और रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ परेशानी के तासरात नुमाया थे, क्योंकि रेड क्रूज की मौत और इसके हेलीकॉप्टर को नाशोल की तरफ जाते देखे जाने से वो किसी हद तक बात को समझ गया था। इसे इतलात मिल चुकी थी कि मुस्लिम ममालिक की 3 सीक्रेट एजेंसियाँ लेबॉर्ट्रियों के खात्मे के लिए हरकत में हैं, लेकिन इसे 100% यकीन और 200% यकीन था कि वो लाख सर मारती फिरें। इन्हें किसी सूरत भी ये मालूम नहीं किया जा सकता कि ये लेबॉर्ट्रियाँ के डेजर्ट में कहाँ हैं, जबकि अब जिस आदमी ने इनसे चीफ ऑफिसर का कमांडर बनकर बात की थी, इसकी बातों ने वाज़ेह कर दिया था कि इन्हें इस बात का इल्म हो चुका था,
اور وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، لارڈ کروش نے کہا۔ کراؤن لائن پر ہیں جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ہیلو، لارڈ کروش نے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ البانا کے سانتو کلب کے ریڈ کروز کو جانتے ہو؟ لارڈ کروش نے کہا۔ یس سر، بہت اچھی طرح سے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کا ذاتی ہیلی کاپٹر ہے، تم اس ہیلی کاپٹر کو پہچانتے ہو؟ یس سر، اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے اور مخصوص نشان بھی بنا ہوا ہے۔ وہ اس ہیلی کاپٹر پر ناشول آتا رہتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو اب غور سے سنو، کسی ایشیائی ایجنسی کے لوگوں نے ریڈ کروز کو ہلاک کر دیا ہے اور اس کا ذاتی ہیلی کاپٹر ناشول کی طرف جاتے دکھائی دیا ہے۔ وہ لازماً ناشول پہنچے ہوں گے۔ یہ لوگ کنگ ڈیزرٹ پر حملہ کرنے کے لیے حرکت میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلحہ وغیرہ لینے کے لیے ناشول گئے ہوں۔ تم نے وہاں ان کا خاتمہ کرنا ہے، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ لارڈ کروش نے کہا۔ بڑی آسانی سے سر، یہاں ناشول میں وہ میرے آدمیوں سے نہیں بچ سکتے، یہاں آپ کے ایک خادم کراؤن کی حکومت ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، یہ کام کر کے مجھے فوراً تفصیلی رپورٹ دو، لارڈ کروش نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیڈل دبایا اور فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لارڈ کروش بول رہا ہوں، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کراؤ، اٹ از ایمرجنسی، لارڈ کروش نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس۔ چند لمحوں بعد اسرائیل کے صدر کی مخصوص بھاری آواز سنائی دی۔ کروش ٹاؤن سے لارڈ کروش بول رہا ہوں سر، لارڈ کروش نے انتہائی متبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ کیوں کال کی ہے؟ کیا ایمرجنسی ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ سر، کسی مسلم ملک کی ایجنسی یہاں تک پہنچ چکی ہے، لارڈ کروش نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی ایجنسی؟ کیا ہوا ہے؟ تفصیل سے بات کریں، صدر نے چیخ کر کہا۔ تو لارڈ کروش نے چیف آفس سے آنے والی فون کال کی تفصیل بتا کر یہ بھی بتا دیا کہ اس نے چیف آفس فون کیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ وہاں سے کوئی کال نہیں کی گئی۔ تو اس نے معلوم کرایا کہ کال کہاں سے ہوئی ہے، تو اسے بتایا گیا کہ کال البانا کے سانتو کلب سے کی گئی ہے، اور پھر وہاں سے معلوم ہوا کہ سانتو کلب کے ریڈ کروز کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس کے ذاتی ہیلی کاپٹر کو ناشول کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ لارڈ کروش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کی یہ انتہائی اہم ترین لیبارٹریاں شدید خطرے میں ہیں۔ میں تو مطمئن تھا کہ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ لوگ نہ صرف وہاں پہنچ گئے ہیں بلکہ اب کسی بھی لمحے وہاں قیامت بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور پھر یہ 3 ایجنسیاں ہیں، نہ جانے باقی 2 کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں۔ ہمیں فوراً ان کے سامنے مضبوط بند باندھنا ہوگا، ورنہ ہماری تمام امیدیں خاک میں مل جائیں گی، صدر نے بچوں کے سے انداز میں ایک لحاظ سے روتے ہوئے لہجے میں کہا، اور لارڈ کروش کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل جیسے ملک کا صدر بھی اس انداز میں ان لوگوں سے خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ سر، وہ چاہے کچھ بھی کر لیں، لیبارٹیوں تک نہیں پہنچ سکتے، لارڈ کروش نے کہا۔ تم انہیں نہیں جانتے لارڈ کروش، میں انہیں جانتا ہوں۔ اب دیکھو کہ وہ تم تک پہنچ گئے ہیں اور لیبارٹیوں کے راستے تمہارے محل سے جاتے ہیں۔ اب وہ قیامت بن کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تم یہ محل فوراً خالی کر دو اور کسی خفیہ جگہ پر شفٹ ہو جاؤ۔ میں لیبارٹیوں کو مکمل طور پر نہ صرف سیل کرنے کا حکم دے دیتا ہوں بلکہ اب ان کے دفاع کے لیے کنگ ڈیزرٹ میں موجود بلو آرمی کو بھجوا دیتا ہوں۔ وہ شکاری چیک پوسٹوں پر رہیں گے اور ڈیزرٹ میں داخل ہونے والے کسی بھی آدمی کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، گولی سے اڑا دیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو لارڈ کروش نے حیرت بھرے انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ کافی دیر تک وہ ساکت بیٹھا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اسرائیل کا صدر اس انداز میں حکم دے سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کا حکم ماننا ضروری تھا، اس لیے اس نے فوراً محل خالی کرنے کا حکم دے دیا اور ایک حویلی نما عمارت میں شفٹ ہونے کا سوچا، اور پھر یہ سوچ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا تاکہ محل خالی کرنے اور شفٹنگ کے احکامات دے سکے۔ ایک بڑی جیپ تیزی سے مارس ٹاؤن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور عقبی سیٹ پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیپ کے آخری حصے میں سیاہ رنگ کے 3 بڑے تھیلے موجود تھے۔ عمران چارٹر طیارے سے ناشول پہنچا تھا اور پھر ناشول سے اس نے یہ جیپ اور اسلحہ حاصل کیا، اور پھر اس جیپ کے ذریعے وہ مارس ٹاؤن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مارس ٹاؤن سے کنگ ڈیزرٹ کے واحد نخلستان تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ یہ جیپ ایسی تھی جو سڑک کے ساتھ ساتھ صحرا میں چلنے کے لیے بھی بہترین سمجھی جاتی تھی۔ مارس ٹاؤن ابھی 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ پر تھا، اس لیے وہ سب اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران صاحب، نخلستان تو صحرا کی بیرونی حدود سے بے حد قریب ہے، کیا لیبارٹیاں اس کے نیچے ہوں گی؟ اچانک صفدر نے کہا۔
मेरा ख्याल है कि लिबर्टी और सहरा के दरमियान में होंगी। अलबत्ता इस नखलिस्तान के चश्मे से पानी वहाँ तक ले जाया जाता होगा। कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, ऐसी लिबर्टियों के लिए पानी सप्लाई नहीं किया जाता। इन्होंने इसका कोई और इंतज़ाम किया होगा। वो इस्तेमाल शुदा पानी भी तो पाइपों के जरिए बाहर निकालते होंगे, वहीं सहरा में डाल देते होंगे। कैप्टन शकील ने कहा। अब ये तो इस चश्मे को देखकर ही मालूम होगा कि वो कितना बड़ा चश्मा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, इमरान की जेब से ट्रांसमीटर की मखसूस सीटी की आवाज़ सुनाई दी, तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। इमरान ने जेब की रफ्तार कम कर दी और जेब से ट्रांसमीटर निकालकर इसने इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, आर कॉलिंग ओवर, यस एम अटेंडिंग यू ओवर, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। जनाब, आपके हुक्म पर मैंने एम और एस को चेक किया है। इस चेकिंग से मालूम हुआ है कि प्रेसिडेंट ए ने किसी लॉर्ड क्रोच की कॉल पर फौरी तौर पर ब्लू आर्मी को वहां भिजवाया है। ब्लू आर्मी प्रेसिडेंट ए की नई एजेंसी है जिसका ताल्लुक फौज के स्पेशल सर्विसेज से है और इसका इंचार्ज कर्नल माथुर है। इस केडी में हर तरफ शिकारियों को मॉनिटर करने की चौकियां बनी हुई हैं और ब्लू आर्मी ने इन चौकियों पर कब्जा कर लिया है। इनके पास इंतहाई जदीद तरीन असलहा है और अब केडी में दाखिल होने वाला खरगोश भी इनकी नज़रों से नहीं बच सकता। वो इसे मिसाइल से आसानी से निशाना बना सकते हैं। ये भी मालूम हुआ है कि इन्होंने माजेट में खुसूसी चौकी बनाई हुई है। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या इन्हें असल मामले का इल्म है? ओवर, नहीं जनाब, इनका राब्ता असल से नहीं है, इनके ज़िम्मे बाहर का काम है। ओवर, ओके ठीक है, शुक्रिया, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने जेब में डाल लिया। क्या हुआ है? जूलिया ने कहा। मैंने राडल के ज़िम्मे लगाया था कि वो इसराइल के प्रेसिडेंट हाउस में अपने आदमियों से रब्ता करके मालूम करे कि इन तक क्या इतलात पहुंच रही हैं। इनके जवाब में इसने बताया है कि किसी लॉर्ड क्रोच ने सदर इसराइल को इस मामले में इतला दी है, तो सदर ने इसराइली फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली ब्लू आर्मी नामी एजेंसी को फौरी तौर पर किंग डेजर्ट भिजवा दिया है। और चूँकि ये डेजर्ट सहराई लोमड़ियों के शिकार के लिए पूरे क्रेमिया में मशहूर है, इसलिए यहाँ गैर कानूनी शिकार को चेक करने के लिए खुसूसी इक़दाम हैं। डेजर्ट में जगह जगह चौकियाँ बनाई गई हैं, जिनके साथ साथ ऊँचे टावर्स भी हैं जिन पर जदीद तरीन चेकिंग मशीनरी नस्ब है और नीचे चौकी में बैठकर सहरा को वसी रेंज में चेक किया जा सकता है। इस तरह किंग डेजर्ट में दाखिल होने वाला परिंदा भी इनकी नज़र से नहीं बच सकता और अब ये चौकियाँ ब्लू आर्मी ने संभाल ली हैं। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो फिर ये लोग हमें नखलिस्तान तक कैसे पहुँचने देंगे? हमने इस मार्स टाउन पहुँच कर रोज़ मेरी क्लब के ज़रिए पहले मालूमात हासिल करनी है और फिर बाकायदा प्लानिंग के तहत अंदर जाएंगे। वैसे मुँह उठाए अगर अंदर गए तो मारे जाएंगे, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर मुसलसल और तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के बाद इन्हें दूर से मार्स टाउन की इमारतें नज़र आना शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद वो मार्स टाउन में दाखिल हुए तो सामने ही इन्हें रोज़मेरी क्लब की इमारत और इस पर मौजूद बोर्ड नज़र आने लग गया। तो इमरान ने जीप इसकी पार्किंग में रोक दी। तुम यहीं रुको, मैं और जूलिया अंदर जाएंगे, इमरान ने कहा और जीप से नीचे उतर आया। दूसरी साइड से जूलिया भी नीचे उतर आई और फिर वो दोनों क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब का छोटा सा हॉल था जो तकरीबन खाली था। एक तरफ काउंटर भी था जिस पर दो आदमी मौजूद थे। यस सर, इनमें से एक आदमी ने इनके करीब पहुंचते ही इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। मैडम रोज़ी मौजूद हैं? इमरान ने कहा। यस सर, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। इन्हें कहो कि नाशोल से माइकल आया है, रोडेल की टिप है। ओह, आपके बारे में यहाँ इतना मौजूद है, इस आदमी ने कहा और इसके साथ ही इसने करीब मौजूद एक वेटर को बुलाया। इन्हें मैडम के ऑफिस तक पहुँचा दो, इस आदमी ने वेटर से कहा। आइए सर, इस वेटर ने कहा। तो इमरान और जूलिया इसके पीछे चलते हुए एक राहदारी के आखिर में मौजूद दरवाजे तक पहुँच गए। वेटर ने दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया और इसके साथ ही वो पीछे हट गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे जूलिया थी। सामने एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक लंबे कद लेकिन इंतहाई भारी और मोटे जिस्म की मालिक औरत बैठी हुई थी। इसकी जिसामत देखकर यूँ महसूस होता था जैसे कि ये औरत की बजाय कोई देवनी हो। इसका चेहरा भी इसके जिस्म की मुनासबत से खासा बड़ा था और सर पर बॉय कट बाल थे। जैसे ही इमरान और जूलिया अंदर दाखिल हुए, वो इस तरह खड़ी हुई जैसे इसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हुए हों। इमरान जैसा शख्स भी इसके भारी जिस्म के बावजूद इसकी चुस्ती और फुर्ती देखकर हैरान रह गया। आइए आइए, मुझे काउंटर से इत्तला मिल गई है, खुश आमदीद, इसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। तो इमरान तो इस तरह साइड कुर्सी पर बैठ गया जैसे मीलों दूर से दौड़ते हुए इसे पहली बार बैठने का मौका मिला हो। जबकि जूलिया ने आगे बढ़कर इससे मुसाफा किया। सॉरी, मैं इस कदर थक गया हूँ कि आप जैसी हैवी वेट
चैंपियन से मुसाफा करने की हिम्मत नहीं हो रही। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैडम रोज़ ही इस तरह ऊंची आवाज़ में कहकर मारकर हंसी के पूरा कमरा गूंज उठा और इमरान ने बेख्तियार दोनों कानों में उंगलियां डाल लीं। तुम्हारा नाम माइकल है? मुझे नाशोल से राडल ने तो यही बताया था। रोज़मेरी ने अपनी कुर्सी पर मजबूती से बैठते हुए कहा, हाँ नाम तो मेरा यही है, लेकिन ये नाम तुम्हारे मुंह के साइज से बेहद छोटा लग रहा है। इसलिए क्या ख्याल है, अगर मैं नाम तब्दील कर लूँ और लॉर्ड क्रोश रख लूँ तो कैसा रहेगा? इमरान ने कहा तो वो देवनी नुमा औरत यकलख्त इस तरह उछल पड़ी जैसे कुर्सी की सीट से कांटे निकल आए हों। लॉर्ड क्रोश? ओह ओह, तो क्या तुम लॉर्ड क्रोश के आदमी हो? रोजमेरी के चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ के तासरात भी उभर आए थे। क्या लॉर्ड क्रोश किसी आदमखोर बला का नाम है जो तुम इस तरह नाम सुनते ही खौफजदा हो गई हो? मैंने तो वैसे ही ये नाम ले दिया था, इमरान ने इसकी हालत देखते हुए कहा। सच बताओ, इसका नाम वैसे कोई नहीं ले सकता। वो रियासत टुनसी का सबसे खतरनाक आदमी है। इसका नाम लेने वाला फौरन हलाक कर दिया जाता है। रोजमेरी की हालत वैसे ही थी, बल्कि अब तो इसके चेहरे पर मजीद खौफ के तसरात उभर आए थे। तुम राडल से बात करके तसल्ली कर लो। इस तरह अगर तुमने बात की तो तुम $1,00,000 से महरूम हो जाओगी, जो हम तुम्हें देने के लिए इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। इस बार इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि इसने तो रॉडल की कॉल में लॉर्ड क्रोश का नाम सुनकर ये नाम ले दिया था। लेकिन जिस तरह ये औरत इस नाम से खौफजदा हुई थी, इससे जाहिर होता था कि अब ये औरत लॉर्ड क्रोश की खौफ की वजह से इनसे तावुन नहीं करेगी। $1,00,000? ओह ओह, ठीक है, तुम बताओ मुझसे क्या तावन चाहते हो? $1,00,000 का सुनते ही रोजमेरी की हालत इस तरह बदल गई जैसे वो ज़िंदगी में कभी किसी से खौफजदा ना हुई हो। तुम्हें मालूम है कि किंग डेजर्ट में 2 साइंसी लेबॉर्ट्रियाँ हैं जो अंडरग्राउंड हैं? तुम्हें किसने बताया है? ये तो टॉप सीक्रेट है, रोजमेरी ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। इस टॉप सीक्रेट की वजह से तो तुम्हें $1,00,000 दिए जाएंगे। इमरान ने एक बार फिर $1,00,000 का जिक्र करते हुए कहा। हाँ मुझे मालूम है, और इसलिए मालूम है कि इन लेबॉर्ट्रियों में काम करने वाला एक साइंसदान डॉक्टर माहम मेरा सौतेला भाई है, और वो मुझसे यहाँ मिलने के लिए आता जाता रहता है। रोज मैरी ने जवाब दिया, क्या वो यहाँ मार्जेट नखलिस्तान के रास्ते आता है? ओह नहीं, इन लेबॉर्ट्रियों का रास्ता क्रोश टाउन में लॉर्ड क्रोश के महल से निकलता है। वो क्रोश टाउन से यहाँ आता है। रोजमेरी ने जवाब दिया तो इमरान ने बेख्तियार एक लंबा सांस लिया। वो अब समझ गया था कि लॉर्ड क्रोश का नाम सुनकर रोजमेरी क्यों चौंकी थी। क्या तुम्हारे पास लॉर्ड क्रोश का फ़ोन नंबर है? नहीं, वो बहुत बड़ा आदमी है। इसराइल और क्रीमिया के सदर से इसके बराह रास्त ताल्लुकात हैं। मुझे वो कैसे फ़ोन नंबर दे सकता है? रोजमेरी ने जवाब दिया। और डॉक्टर माहम का फ़ोन नंबर तो होगा? हाँ, लेकिन वो तो तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देगा। वो तो इंतहाई बासूल आदमी है। तुम इसे फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, कोई भी बहाना कर दो, लेकिन इसे यहाँ आने पर मजबूर कर दो। नहीं सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकती, रोजमेरी ने साफ जवाब देते हुए कहा। इसका फ़ोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा। तुमने अब तक सिर्फ $1,00,000 का वादा किया है, यह तो एक पैसा भी नहीं, रोजमेरी ने कहा। तो इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और बड़ी मालियत के नोटों की एक बड़ी गड्डी निकालकर इसने रोजमेरी की तरफ उछाल दी। रोजमेरी ने इस तेज़ी से गड्डी को झपटा कि शायद इतनी तेज़ी से कोई भूखी बिल्ली भी गोश्त को ना झपटती होगी, और दूसरे ही लम्हे गड्डी मेज़ की दराज में गायब हो गई। शुक्रिया, अब मैं नंबर बता सकती हूँ, रोजमेरी ने कहा और इसके साथ ही एक नंबर बता दिया। इसका मतलब है कि तुम्हें लॉर्ड क्रोश का फ़ोन नंबर भी मालूम होगा? हाँ, अब बता देती हूँ। और इसके साथ ही इसने एक और नंबर बता दिया। अब तुम खामोश रहोगी, इमरान ने रोजमेरी से कहा, और इसके साथ ही इसने जूलिया को इशारा किया तो जूलिया उठकर मेज़ की तरफ बढ़ गई, जबकि इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जूलिया इस दौरान साइड पर पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई थी। रोजमेरी ने हैरत भरे अंदाज में इसे करीब आकर बैठते हुए देखा। शायद इसे इसके इस तरह करीब आकर बैठने की कोई वजह समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो सिर्फ कंधे उचका कर रह गई। तुम क्या करना चाहते हो? रोजमेरी ने ईमान को रिसीवर उठाते देखकर कहा। मैंने कहा है खामोश रहो। अब अगर तुम्हारी ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकला तो बहुत बुरा होगा। ईमान का लहजा यकलख्त इंतहाई सर्द हो गया तो रोजमेरी ने इस तरह होंठ भेज लिए जैसे इसने अब बाकी सारी ज़िंदगी ना बोलने का फैसला कर लिया हो। इमरान ने रिसीवर उठाकर पहले फ़ोन में मौजूद लाउडर का बटन प्रेस किया और फिर डॉक्टर माहम के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर माहम से बात करवाएं। मैं रोजमेरी क्लब से मैडम रोजमेरी बोल रही हूँ। इमरान ने रोजमेरी की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा तो रोजमेरी इमरान के मुंह से अपनी आवाज़ और लहजा सुनकर ना सिर्फ बेख्तियार उछल पड़ी, बल्कि इसका मुंह भी बेख्तियार खुल गया। दूसरे लम्हे जूलिया ने बिजली की सी तेज़ी से उठकर इसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार अगर कोई आवाज़ निकली, जूलिया ने इंतहाई सर लहजे में कहा। हेलो, डॉक्टर माहम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। रोजमेरी बोल रही हूँ डॉक्टर, इमरान ने रोजमेरी की आवाज़ और लहजे में कहा।
क्यों यहाँ फ़ोन किया है? ये तो मेरी वजह से पहले तुम्हारी कॉल चेक की गई है, और जब कंफर्मेशन हो गई कि वाकई कॉल तुम्हारी क्लब से की गई है तो मुझे कॉल दी गई है। इस वक्त यहाँ हाई अलर्ट है, इसलिए आइंदा यहाँ कॉल ना करना। हालात ठीक होते ही मैं खुद कॉल करूँगा। मैंने लॉर्ड क्रूज से मिलना है, क्या तुम्हारा हवाला दे दूँ इसे? एक काम है इससे। ओह अच्छा, मेरा हवाला दे देना, वो मेरी बेहद कदर करता है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके शुक्रिया, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर इसने कैडल दबा दिया, और फिर टून आने पर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक भारी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर माहम बोल रहा हूँ, लॉर्ड साहब से बात कराएं। इमरान ने इस बार डॉक्टर माहम की आवाज़ और लहजे में कहा तो रोजमेरी की पहले से हैरत की वजह से फैली हुई आंखें मजीद फैलती चली गईं। ओह आप, क्यों रेड अलर्ट होने के बावजूद फ़ोन किया है? कोई ख़ास बात? मैं लॉर्ड क्रूज बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। सर आपको मालूम है कि मास्टाउन में रोजमेरी क्लब की मालका रोजमेरी मेरी अजीज़ा है, और मैं इससे मिलने के लिए अक्सर जाता रहता हूँ। हाँ मुझे मालूम है, क्या हुआ है इसे? लॉर्ड क्रूज ने कहा, इससे आपसे कोई काम है। इसने मुझे लेबॉर्ट्री में फ़ोन करके कहा है कि वो आपको मेरा हवाला देकर बात कर ले, तो मैंने इसे हाँ कर दी है। आप प्लीज़ इसका काम कर दें, ये मुझ पर एहसान होगा। इमरान ने डॉक्टर माहम की आवाज़ और लहजे में कहा, ठीक है, हो जाएगा काम। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने शुक्रिया कहकर कैडल दबाया, और टून आने पर इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से लॉर्ड की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। रोज़मेरी बोल रही हूँ जनाब, मास्टाउन से जनाब। इमरान ने रोज़मेरी की आवाज़ और लहजे में कहा, लेकिन इसका लहजा बेहद मौतबाना था। क्या काम है तुम्हें? अभी चंद लम्हे पहले डॉक्टर माहम का फ़ोन आया था, इसने तुम्हारी सिफारिश की है। जनाब आपकी इजाज़त दें तो मैं आपके महल आकर अर्ज़ करूँ? फ़ोन पर नहीं बता सकती। महल को हंगामी हालात की वजह से खाली कर दिया गया है। मैं अब क्रूज टाउन की हवेली में हूँ, तुम वहीं आ जाओ, और अगर फौरी मसला नहीं है तो 2-4 दिन इंतज़ार कर लो। जनाब फौरी काम है, मैं सिर्फ चंद मिनट लूँगी। इमरान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ओके आ जाओ, गेट पर अपना नाम बता देना, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। तुम जादूगर हो? ये सब कुछ अगर मेरी आंखों के सामने ना हुआ होता और मैं अपनी कानों से ये सब कुछ ना सुनती तो मैं मर कर भी इस पर यकीन ना करती। रोजमेरी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, यहाँ से क्रूज टाउन का फासला कितना है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। 150 किलोमीटर है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? इमरान का लहजा यकलख सर्द हो गया तो रोजमेरी बेख्तियार चौंक पड़ी। सलूक? क्या मतलब? तुम्हारे सामने ये सब बातें हुई हैं और तुमने भारी रकम मुआवजे के तौर पर भी ली है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तो हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम फ़ोन करके लॉर्ड क्रूज को सारी तफसील बता दो। इस तरह हमें वहाँ दुश्वारी भी पेश आ सकती है, इसलिए हमारे लिए आसान काम यही है कि गोलियों का एक बर्स्ट तुम्हारे जिस्म में उतार दिया जाए। इस तरह तुम्हारी ज़बान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकती है। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। ओ नहीं, मैं तुम्हें हलफ देती हूँ कि मैं फ़ोन नहीं करूँगी, बल्कि अगर लॉर्ड ने मुझे किया तो मैं इसे कह दूँगी कि मैंने फ़ोन किया था। मुझे मत मारो, मैं हलफ देती हूँ, रोज़मेरी ने कहा, और इसके साथ ही इसने अपना बायां हाथ उठाकर बाकायदा हलफ देना शुरू कर दिया। ओके, अपना हलफ याद रखना। हमें तो शायद कुछ ना हो, लेकिन तुम ज़मीन की आखिरी तह में भी छुप कर जिंदा ना रह सकोगी। इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही जुलिया भी उठकर खड़ी हो गई, और थोड़ी देर बाद वो दोनों क्लब से निकलकर जीप की तरफ बढ़ने लगे। क्या हुआ इमरान साहब? सफदर ने इनके जीप में बैठते ही पूछा, तो इमरान ने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और मुख्तसर तौर पर सारी बात बता दी। इसका मतलब है कि अब हमें क्रूज टाउन जाना होगा। ये कैसा मिशन है कि हम मिशन की तरफ बढ़ने की बजाय इधर उधर भागते फिर रहे हैं? तनवीर ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि सहरा में दाखिल हो जाएं और बिलू आर्मी के मिसाइलों से हिट होकर रेत में दफन हो जाएं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, इमरान साहब, क्रूज लॉर्ड क्रूज ने तो वो महल खाली कर दिया है। हालांकि अगर वहाँ से कोई रास्ता लिबॉर्टियों को जाता है तो इसकी हिफाजत करना चाहिए थी। कैप्टन शकील ने कहा तो इसकी बात सुनकर इमरान समेत सब साथी बेख्तियार चौंक पड़े। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं और लॉर्ड क्रूज को इसलिए वहाँ से हटा दिया गया है कि ये शक ना पड़ सके कि रास्ते वाकई इस महल से जाते हैं। तो फिर अब आपने क्या सोचा है? क्या महल में जाएंगे? मेरा ख्याल है कि लॉर्ड क्रूज को इन रास्तों के बारे में पूरा इल्म होगा, और हो सकता है कि वो बाहर से भी रास्ता खुलवा सकता हो। हम इन रास्तों पर बम मारकर भी इसको खोल सकते हैं। अगर ये इतनी आसानी से तबाह हो सकते हैं तो फिर ये महल खाली ना किया जाता। तनवीर की बात दुरुस्त है। अब लॉर्ड क्रूज का महल खाली है तो आसानी से वहाँ पर कब्जा करके रास्ते खोले जा सकते हैं। जूलिया ने इस बार तनवीर की हिमायत करते हुए कहा, ठीक है, पहले इस महल को चेक कर लेंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो इस लॉर्ड क्रूज को भी मिल लिया जाएगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब, आप मिस जूलिया के साथ इस महल को चेक करें, मैं तनवीर और कैप्टन शकील इस लॉर्ड को कवर कर लेंगे।
اگر آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو آپ اسپیشل ٹرانسمیٹر پر ہم سے بات کر لیجیے گا، اور اگر ضرورت نہ پڑی تو پھر ہمیں بتا دیں، ہم اس کا خاتمہ کر کے فوراً محل پہنچ جائیں گے۔ میں تمہاری بجائے عمران کے ساتھ رہوں گا، تنویر نے کہا تو عمران سمیت سب چونک پڑے۔ ارے کیا ہوا؟ کیا جولیا کی وجہ سے تم عمران کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، بے شک جولیا تمہارے ساتھ چلی جائے۔ پھر کیا کوئی خاص بات ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ جب عمران تمہیں کال کرے گا تو اس سے پہلے یہ لیبرٹی تباہ کر چکا ہوگا، اور میں اس دوران اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تنویر نے جواب دیا تو عمران سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔